प्राइवेट सेक्टर को लेकर एक बात कही जाती है कि वहां रोजगार तो है लेकिन वहां स्किल नहीं मिलती, यानी कि नौकरियां तो हैं लेकिन उन नौकरियों में आने वाले लोग और उनके साथ आने वाली स्किल्स नहीं है। भारत जैसी जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है हम, ऐसे में तो हमारे लिए स्किल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सही काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आर्थिक तरक्की होगी कैसे। स्किल की कमी से दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं, ऐसे में हम क्या सबक ले सकते हैं। यही बात सरकार ने सोची और सरकार ने अब तय किया कि हर जिले का स्किल डेवलपमेंट प्लान बनेगा। आज इसी योजना का विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे कि पहले से चल रही कौशल विकास योजना के वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाए जिनकी जरूरत थी या जिनकी उम्मीद की जा रही थी। और ओवरऑल अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश को स्किल अप भी करना पड़ेगा, लेकिन स्किल के मोर्चे पर ये इतना बड़ा गैप क्यों है और तमाम कोशिशों के बावजूद ये स्किल का मुद्दा जो है प्रश्न चिन्ह के घेरे में क्यों रहता है। इसे लेकर हमने पोल भी किया है, आप ट्विटर यानी कि एक्स पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहां पर हमने पूछा है कि क्या हर जिले में स्किल डेवलपमेंट प्लान से स्किल्ड वर्कर्स की कमी दूर होगी, हाँ और ना में आपको जवाब देना है। और जो भी इस पोल के नतीजे आएंगे वो हम अपने जो गेस्ट हैं आज के उनसे चर्चा के दौरान आपसे भी साझा करेंगे। इसलिए एक तो आप एक्स पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, वापस आइए और देखिए क्या नतीजे हम दिखा रहे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना के तहत अब हर जिले में स्किल डेवलपमेंट प्लान बनेगा। इस योजना के तहत देश के 5,000 ट्रेनिंग सेंटर्स पर 32,000 ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि जून 2023 तक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 1,37,00,000 से अधिक युवाओं को स्किल्ड कर चुकी है। इस योजना के तहत युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी डिजाइन, लेदर टेक्नोलॉजी समेत 40 क्षेत्रों की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार ने साल 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय बनाया था। इसके बाद मंत्रालय ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। पहले चरण में 19,86,000, दूसरे चरण में 1,10,000 और तीसरे चरण में 7,37,000 सहित कुल 1,37,00,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। हालांकि इस योजना में कुछ खामियां भी मिली, जिसे देखते हुए इस बार के बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने नए सुधार के साथ चौथे चरण की घोषणा की। अब सवाल उठता है कि युवा इस योजना से कैसे जुड़े, तो इसे भी समझ लीजिए। इसके लिए आपको स्किल इंडिया पोर्टल पर जाना होगा, रजिस्ट्रेशन एज ए कैंडिडेट का विकल्प चुनकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप चिनॉय सर, जो कि पूर्व महासचिव हैं फिक्की के और साथ ही साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी रह चुके हैं। चिनॉय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है नीति शर्मा, अध्यक्ष और चेयरमैन एंड को फाउंडर भी हैं टीम लीज एडटेक की। बहुत बहुत स्वागत है नीति आपका हमारे शो पर। दिलीप सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है सर, अब हम ये जो पूरा स्किल डेवलपमेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये हम 4.0 चरण में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। कई लोगों को हमने स्किल अप भी किया, लेकिन कहा यह जाता है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो बहुत शानदार थी, बड़ी महत्वाकांक्षी थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स जितने उम्मीद थी उतने मिल नहीं पाए। क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं, और अगर इसके रिजल्ट्स सही नहीं मिल पाए तो उसके कारण क्या मानते हैं सर? दीपक, अगर आप इस स्कीम को देखें या PMKVY 1 और PMKVY 2, 3 जैसे आपके रिपोर्ट में दिखाया गया था, आप इसको उस समय में क्या परिस्थिति थी और उसमें हम क्या एड्रेस करने चाह रहे थे और कैसे उसको आगे ले जाने के जो पूरा जो ढांचा बनाया था, उस दौरे से आप उसको एनालाइज करना चाहिए। तो अगर आप देखें जब PMKVY 1 था तो उसमें सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से एक सेंटर चाहिए जिसको हम एक फ्लैगशिप सेंटर बनाए। दूसरा, जो पूरा जो
ट्रेनर्स और एसेसर्स का जो रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे पूरा करें, और तीसरा जो नए जो जैसे जॉब्स आ रहे थे, जैसे कोई दूसरे रोल्स आ रहे थे, उसमें क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सुविधाएं होने चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स में, और इसको एक तरीके से जो यूथ है उनके लिए कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो वो पहले जो 2015 में जो किया गया था उसके ये एक करीब उसका एक ये लक्ष्य था और उसका ऑब्जेक्टिव था। अगर आप दूसरे चरण में जाएं तो उसको हम स्केल कैसे करें। तो आपने देखा जो पहले चरण में लगभग 19 लाख हुए थे, दूसरे चरण में एक 1.10 करोड़ हुए थे, तो वो दूसरे चरण का था। अब तीसरे चरण में भी उसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए उसमें एक बजटरी कंस्ट्रेंट आ गया था, क्योंकि वो एक करीब स्कीम था, तो उसको जो थर्ड स्कीम में था उसका बजट खत्म हो गया था, इसलिए फिर कोविड आ गया। और जब कोविड आया उसके बाद पिछले बजट में वित्त मंत्री ने ये PMKVY 4 का एक तरीके का स्कीम लॉन्च किया था, जिसके लक्ष्य नजर है। अगर आप देखें तो जो पूरा स्किलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था और जो पूरा उसका पूरा ढांचा बना था और उसका इकोसिस्टम बना था, वो काफी ही अच्छा था, लेकिन कोविड के दौरान उसमें काफी डिसरप्शंस है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो अच्छा है। दूसरी ओर जो जो लोग इनरोल कर रहे थे उसमें, वो उनको भी काफी फायदा हुआ था। और अगर आप देखें तो उसको कई लोग जो है उसको इनरोल करते हैं इन स्किल प्रोग्राम में, खासकर नौकरी नहीं लेने के लिए, क्योंकि वो अपना स्किल बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट के तरीके से देखें तो एक तरीके से चैलेंज था। और अभी जो उन्होंने किया है, उन्होंने एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक सुविधा दिया है, क्योंकि कई लोग इंडस्ट्री में और अपने आप काम करते हैं पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। ऑलराइट। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, उन हर स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स एक तरीके से पूरे हुए, लेकिन हर टाइम कोई ना कोई चैलेंज आया था, कोई ना कोई एरिया आया था जिसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और उसी कारण ये PMKVY 2, 3 और अब 4 देख रहे हैं आप। एब्सोल्युटली। और उम्मीद यही है कि इस बार जो 4 है तो इसमें थोड़ा सा प्रिसाइजली डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें इस बार कितनी उम्मीद की जा सकती है। मैं अब चलूंगा नीति जी के पास। नीति जी, स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो हम एक तरफ देखते हैं कि बेरोजगारी की स्थिति है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडस्ट्री है जिसके पास लोग ही नहीं है, तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आपसे पहले भी इस पर बातचीत हो रखी है। लोग हैं हमारे पास, यंगस्टर्स हैं हमारे पास सबसे यंग प्रोडक्टिव एज है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के पास लोग नहीं है वो काम करने के लिए, और इनके लिए ये हम स्किल इंडिया और स्किल के जो हमारे तमाम वो हैं। क्या ऐसा प्रॉब्लम आपको लगता है कि इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, नीतियां बिल्कुल सही हैं, जैसा सर ने भी बताया कि उस समय देशकाल परिस्थिति जो भी हो, लेकिन एक राइट टाइम पर उठाया गया एक राइट कदम था, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट, अगर मैं थोड़ा सा कोविड को साइड में भी रख दूं, उसके बावजूद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में या आउटकम्स में आपको प्रॉब्लम्स क्या नजर आती हैं? दीपक, देखिए, आई थिंक जो जैसे दिलीप जी ने भी बोला कि हर एक वर्जन, हर एक स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो एक मोमेंटम स्टार्ट करने का था, क्योंकि हमारे देश में एक्सेप्ट ITI और कहीं पे हम वोकेशनल स्किल्स की बहुत ज्यादा स्केल पे बात कर ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। बट सारे इंडस्ट्रीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। जैसे आपने कहा, जॉब्स होते हैं लेकिन स्किल नहीं होते हैं, तो कैसे हम ये लार्ज स्केल पे स्किल्स डेवलप करें अपने कंट्री में, शुरुआत वहीं से हुई थी। हर एक स्कीम में कुछ ऊपर अच्छी चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं मिल पाई एक्चुअली। और अभी जो 4.0 जो जिस हिसाब से बन रहा है, उसमें बहुत क्लियर है कि जो जितना भी सीखा है हमने पिछले स्कीम से, जो हम नहीं कर पाए, जो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए ऑब्जेक्टिव्स में, हम उसको कैसे ओवरकम करें उस चैलेंजेस को। क्योंकि देखिए, काफी चीजें हैं, और मेरे हिसाब से एक बच्चे के लिए इस टाइप की स्कीम जो होती है वो एक शुरुआत होती है कि वो बच्चा पढ़ पाए, थोड़ा एम्प्लॉयबल हो जाए और उसे पहली नौकरी मिल जाए या पहला अप्रेंटिसशिप मिल जाए। उसके बाद में बच्चे को अपने आप भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करती है उनके अपस्किलिंग में। तो ये तो खाली एक पहला कदम होता है एक एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ, कि हमको एक नौकरी मिल जाए, हमें समझ में आए कि एक्चुअली
वर्क प्लेस कैसे काम होती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, और फिर हम कंटिन्यूअसली अपने आप को स्किल करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि खाली सरकार ने स्कीम बना दी और उनका काम है हमें स्किल करना। Alright. सरकार ने स्कीम बनाई है शुरुआत करने के लिए। उसके ये बाद आपने में ये इंडस्ट्री मैं है, यहाँ पर आपका पॉइंट ले एम्प्लॉइज रहा हूँ। हैं, एब्सोल्युटली नीति फर्स्ट जी, टाइम लेबर मार्केट एंट्रेंस एब्सोल्युटली है, नीति जी, हम मैं यहाँ पर आपका पॉइंट ले रहा हूँ और ये बड़ा पॉपुलर एक आर्ग्यूमेंट रहा है। चिरॉय सर, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि एनएसडीसी भी बना था कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के लिए मिलकर सब लोग काम करें। अब जो आर्ग्यूमेंट आता है इस पूरे स्किल अप इंडिया के उसमें कि ये क्यों इतना ज़्यादा वो आउटकम्स नहीं दे पा रहा है जिसकी दरकार है, कहा यह जाता है कि जो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग है, टीवीईटी सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये इंडस्ट्री ड्रिवन होना चाहिए और यानी कि ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। हुआ ये कि ये एक तरह से गवर्नमेंट ड्रिवन हो गया, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड हो गया, यानी कि ये सप्लाई ड्रिवन हो गया। तो होना चाहिए था इसको डिमांड ड्रिवन, हो गया ये सप्लाई ड्रिवन। तो क्या इस आर्गुमेंट से आप सहमत हैं सर? नहीं, अगर आप देखें तो अगर आप 2013, 2012, 13 उस टाइम में जाएं तो जो आईटीआईज में और जो पूरे देश में वोकेशनल एजुकेशन की जो स्थिति थी वो केवल 4 या 5 ट्रेड पे अक्सर फोकस करता था। फिटर हो, वेल्डर हो, प्लम्बर हो, ऐसे 4 या 5 ट्रेड्स में 75 to 80% लोग उन्हीं स्किल्स को सीखते थे। तो पहले तो ये जानना था कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें उनके क्वालिफिकेशंस क्या है। तो अगर आप देखें 2011-12 और 2015 के बीच में एक सेक्टर स्किल काउंसिल नामक एक संस्था शुरू की गई थी और एनएसडीसी ने भी स्किल गैप स्टडीज किए थे। हर सेक्टर में जो 20 या 22 या 23 सेक्टर थे उसमें क्या गैप है और उसमें क्या ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो पहले ही साल में 84 कोर्सेज ऐसे डिजाइन किए गए थे जिसमें इंडस्ट्री में जरूरत थी और उसको एक तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए और इंडस्ट्री अगर वो लोगों को सूटेबल पाएंगे तो वो एम्प्लॉय करेंगे। तो वो एक डिमांड ड्रिवन तरीके से आया था और फिर करीब 3000 से अधिक ऐसे एक जॉब रोल्स की डेफिनेशन बनाई गई थी और फिर उन्होंने कहा था कि आप फोकस करेंगे एंट्री लेवल जॉब रोल्स में। तो उस टाइम जो एंट्री लेवल जॉब रोल्स में फोकस किया था पीएमकेवीवाई 1 और पीएमकेवीवाई 2 में, वो बिल्कुल एक तरीके से डिमांड ड्रिवन था और स्कूल्स में भी जो प्रोग्राम आया था वो जिस सेक्टर में लोगों को जरूरत है उसमें स्किल दिया जा रहा था। तो डिमांड ड्रिवन एक तरीके से वो हो गया है। और अगर आप देखें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आया है और जो स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया है वो एक तरीके से डिमांड ड्रिवन था। और इसमें अगर मैं श्योर आगे जाके चर्चा करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमिटीज बनाए गए हैं और जो सेक्टर्स के साथ काम करेंगे वो भी एक डिमांड को क्वांटिफाई करने के लिए किया गया है। सो डिमांड सप्लाई साइड का तो एक तरीका होता है कि जो एग्जिस्टिंग आईटीआईज है और जो प्राइवेट आईटीआईज है उनका एक तरीके से ट्रेनिंग होता है पर्टिकुलर जगह से सेक्टर्स में पर्टिकुलर जॉब रोल्स के लिए। तो पीएमकेवीवाई 4.0 के बगैर और पीएमकेवीवाई जो 3 और 2 था, इन जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रेन करें। ओके इंडिविजुअल ट्रेन हो जाता है लेकिन वो नौकरी लेता है नहीं लेता है कि उसको आगे जाके जैसे नीति जी ने बताया था कि वो और जाके पढ़ना चाहता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठना चाहता है, उस पे ना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना इंडस्ट्री का कोई कंट्रोल है, ना कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है। एब्सोल्युटली। अब इस पे नीति जी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, कम से कम मुझे ये लग रहा है कि 4.0 के लिए 1, 2 और 3 ने कम से कम एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बना दिया है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, और इस बार उसका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है नीति जी कि एक बड़ा इशू जो है वो वुमेन पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा है। अभी भी जो सब ज़्यादातर औरतें हैं हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है क्वालिटी एजुकेशन की और वोकेशनल स्किल्स की। अगर आप इनका कंपैरिजन करें, आप आईएलओ की रिपोर्ट दिखा दीजिए, आप सारे हर तरह की रिपोर्ट्स आपको ये सजेस्ट करती हुई दिखाई देंगी। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आप स्किल में जा रहे हैं
वहां पर क्या जेंडर आपने इक्वेशंस का एनालिसिस किया है या नहीं किया है, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, और वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाकर कैसे किया जा सकता है इसे? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वर्कफोर्स है, एंट्री लेवल वर्कफोर्स जो है, कई बार इंडस्ट्रीज ये बोलती हैं हमें लेबर्स नहीं मिल रहे हैं, हमको अच्छे स्किल सेट्स नहीं मिल रहे हैं, बट हम एक्चुअली जो विमेन पार्टिसिपेशन है उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। तो अगर हम विमेन को या फीमेल कैंडिडेट्स को अच्छे से स्किल करेंगे, वो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, क्योंकि अभी पीएम के 4.0 ये भी कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और आईटीआईज में हम अपने ट्रेनिंग स्किल हब सेटअप करेंगे। तो अगर वहीं से हम शुरुआत करें कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फीमेल कैंडिडेट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को हम मोबिलाइज करें, और ये जरूरी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक जॉब रोल आइडेंटिफाई करें, क्योंकि होता क्या आ रहा है, ब्यूटिशियन का कोर्स है तो आप फीमेल कैंडिडेट्स को पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग रोल है तो आप एक मेल कैंडिडेट को लेकर आइए। आजकल आजकल सभी इंडस्ट्रीज ओपन है फीमेल कैंडिडेट्स को लेने के लिए, अक्रॉस जॉब रोल्स, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस लेवल्स। तो मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन हमें इस हिसाब से करना पड़ेगा कि या वो रिटेल है, या मैन्युफैक्चरिंग है, या ऑटोमोटिव है, या बैंकिंग फाइनेंशियल है, कोई भी सेक्टर में अगर लड़कियां काम कर सकती हैं, हमें मोबिलाइज करना चाहिए उन्हें, हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी फॉर ट्रेनिंग। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स में ये परसेंटेज आइडेंटिफाई होता है कि कितना परसेंटेज हम फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे ताकि वो वर्कफोर्स में एंटर कर पाए। देयर आर ऑब्वियसली दूसरे इश्यूज भी हैं कि लड़कियां माइग्रेट नहीं कर पाएंगी, या शादी करनी है इसलिए ड्रॉप आउट हो जाता है, या घर देखना है इसलिए हम जॉब नहीं ले पा रहे। वो सब रीजंस को अलग रखते हुए पढ़ाने के लिए, मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर हम 40-50% फीमेल कैंडिडेट्स को क्लास में मोबिलाइज करेंगे, मेरे हिसाब से सभी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज अभी ओपन है उनको जॉब्स देने के लिए। सजेशन दिया आपने, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन बहुत शानदार हो सकते हैं। चिनॉय सर के पास चलते हैं क्विकली। सर, आपने देखा कि पोल में लोग भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। इस स्किल का जो पूरा ताना बाना है, इसको हम चौथे चरण में जो लेकर जा रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स रहेंगी, क्या सलाह रहेगी सर? तो सबसे पहले जो स्कीम के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज और जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स को जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं कि लोकल नीड्स क्या है, क्योंकि जैसे नीति जी ने बताया था कि लोग कहते हैं माइग्रेट नहीं करते हैं, विमेन अपने एरिया से, डिस्ट्रिक्ट या अपने गांव के बाहर नहीं जाते हैं, तो वो स्किल्स आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअली जॉब्स ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अपस्किल कराना, और उनको चेंज जो आने वाला है आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए अवसर आ रहे हैं, उनको अपस्किल कराना और रीस्किल कराना, उनको जॉब और उनके जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्पिटिटिव बनाना रखना, ये दूसरा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जिले में जो लोग माइग्रेशन के प्रति थोड़ा सा फेवरेबल है, उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो लोग जा करके जहाँ पे लोगों की कमी है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में और कई और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की कमी है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे इतने जॉब्स है और यहाँ पे लोगों की कमी है, और अलग अलग प्रांतों से ऐसे तरीके के लोग आते हैं, उसमें जैसे आपने शुरुआत की थी कि कई एरियाज इंडस्ट्री या किसी स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, और जो स्किल्ड है उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, तो इसका जो डिमांड सप्लाई गैप है वो फुलफिल हो सकता है। तो बिल्कुल उसी के तरीके से हमें देखना पड़ेगा। और कहीं जो होता है जो स्किल प्रोग्राम्स, और इसमें बहुत एक प्रावधान है कि अगर कोई स्पेशल स्किल की जरूरत है, उसको आप एक तरीके से क्वालिफिकेशन बना करके उसको क्लियर करके उसमें भी स्किल कर सकते हैं। तो इसमें से अगर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल इसका एक तरीके से मुआयना करें और आगे रिकमेंडेशंस लेके आए और ये पूरा सिस्टम काम करे, तो बहुत ही फायदा हो सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल। नीति जी, आपका क्या सजेशन रहेगा ताकि ये वाला चरण जो है स्किल डेवलपमेंट का, ये सक्सेसफुल रहे?
देखिए, एक तो जो सबसे पहले जैसे आपने भी कहा था कि इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी स्किल्स चेंज हो रहे हैं और बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। जो 10 साल पहले भी चे स्किल सेट नहीं दिख रहे थे, वो आज हर साल में एक नया स्किल सेट आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर इंडस्ट्री को डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है। सो मेरे ख्याल से एक तो जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, एकदम उसके हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग करें तो काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो 4.0 एक्चुअली रिकमेंड कर रहा है कि हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेट करें सभी सभी लर्निंग में। ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा हमारे देश के लिए स्किल्ड वर्कर्स को एक्चुअली क्रिएट करने का। क्योंकि ये सिर्फ अभी शुरुआत नहीं होगी, ये लॉन्ग टर्म में जो होगा, जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर हम ऑन द जॉब लर्निंग और क्लासरूम या ऑनलाइन लर्निंग को हम इंटीग्रेट करें। सो अभी तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं, पीएमकेवीवाई 4.0 कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप सभी प्रोग्राम में, लेकिन हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए इंडस्ट्री की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सरकार जो कर रहा है या जो ट्रेनिंग कंपनीज कर रही हैं, उनके साथ में इंडस्ट्रीज को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ओपनिंग मिले, एक्सपीरियंस मिले और फिर साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए ये फ्यूचर वर्कफोर्स भी रेडी हो सकता है। तो ये बहुत बहुत ही इंटीग्रेटेड फॉर्म होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सब ट्रेनिंग कंपनीज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। तो एज एन इकोसिस्टम, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, ट्रेनिंग पार्टनर्स, सभी को एकजुट होकर अगर हम काम करेंगे, हम डिमांड सप्लाई मैच करेंगे जैसे दिलीप जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से ये जो वर्जन है पिछले वर्जनों से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हम सारी अपनी सीख है वो इसमें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्किल का ऐसा मुद्दा है ना, आप बहुत ज़्यादा इसकी मीडिया में चर्चा नहीं देखेंगे, लेकिन जी बिजनेस पे हमने इस पूरे स्किल के मुद्दे को ट्रैक किया है। यकीन मानिए, हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और उसके आगे जितना जाना चाहते हैं, एक बहुत बहुत मजबूत पिलर उसका स्किल होने वाला है। इसलिए स्किल पर हमारी बारीक नज़र है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस मुद्दे से दूर भागेंगे, इसे इस तरह से अगर इग्नोर करेंगे तो काम नहीं बनेगा। बहुत इसको अच्छे लेवल से एड्रेस होना आवश्यक है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, इंडस्ट्री भी साथ आई है और अब इंडस्ट्री भी चाहती है कि हमारे पास हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे पास पूरा हमारा वर्कफोर्स हमारे पास है, बस इसको स्किल अप कर दीजिए। उसके बाद जादू देखिए आप, डेवलप्ड नेशन, कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी, हम कब कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया में कहां पर हम बैठे होंगे, आपको यकीन भी नहीं आएगा अगर आपने सिर्फ स्किल को एड्रेस कर लिया। इतना जादू है इस मुद्दे में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चिनॉय सर, थैंक यू सो मच। नीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी। बात अब उत्तरकाशी टनल से सभी मजदूरों को निकालने के बाद अब उन्हें ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। सेना के बाहुबली चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन सभी लोगों को चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे से एम्स ले जाया गया और वहां इन्हें मनोवैज्ञानिकों की निगरानी में रखा जाएगा। इससे पहले आज मुख्यमंत्री धामी ने चिन्यालीसौड़ अस्पताल जाकर सभी मजदूरों से मुलाकात की, उन्हें 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। वहीं सुरंग में लीड कर रहे गब्बर सिंह के हौसले की भी सराहना की गई। रेस्क्यू में अहम किरदार निभाने वाले रैट माइनर्स की टीम के लिए भी सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है और 50-50 हजार रुपए इनाम राशि देने की घोषणा की है। कल मैंने 1 लाख रुपए की जो सभी को प्रोत्साहन की घोषणा की थी, उसके चेक भी दे दिए हैं। और जो लोग जो अंदर जाके जिन्होंने टनल के अंदर खुदाई की है, उन सभी को भी राज्य सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए की धनराशि दी। 17 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 मजदूरों से पीएम मोदी ने भी फोन पर बातचीत की। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री की कृपा रही। पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं।
वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह पे हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, तो इसका वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। 17 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 मजदूरों को बचाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ गब्बर सिंह का रहा और सबा अहमद का रहा। उन्होंने अपने सभी साथियों को संभाले रखा और सब बाहर की हवा में अब सांस ले रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरंग में 3 पाइप भी अहम रहे, जिनकी वजह से 41 श्रमिकों की जान बची। पहले नंबर पर 4 इंच की पाइप है जो पहले से सुरंग में मौजूद थी। 12 नवंबर को श्रमिक जब फंसे तो अंदर पानी भरने लगा, मलबा ज्यादा था और किसी से संपर्क नहीं हो रहा था, इसलिए गब्बर सिंह ने पंप चलाया और पाइप से बाहर फेंक दिया। यही उनके जिंदा रहने का सिग्नल भी था। इसी 4 इंच की पाइप से श्रमिकों से बात भी हो पाई। दूसरा जो पाइप था वो 6 इंच का रहा, जो रेस्क्यू के दौरान डाला गया। 20 नवंबर को इस पाइप से श्रमिकों को खाना भेजा गया और 9 दिन बाद अंदर फंसे 41 लोगों को सॉलिड फूड मिल पाया। इस सफलता ने अंदर फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया तो रेस्क्यू में जुटी टीमों का भी उत्साह बढ़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंदर भेजे जा रहे 900 मिलीमीटर के पाइप आगे नहीं बढ़े तो 800 मिलीमीटर के पाइप लगाने का फैसला लिया गया। 21 नवंबर से इन पाइप्स की फिटिंग शुरू हुई। 800 मिलीमीटर के पाइप की मदद से ही रैट माइनस अंदर पहुंचे और खुदाई शुरू हुई और इसके बाद सब सकुशल बाहर आ गए। इधर जैसे ही टनल में फंसे 41 श्रमवीर सुरक्षित बाहर निकले, इनके परिवारों को फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल गया। श्रमवीरों के गांव में जाकर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये 17 दिनों बाद मौत के मुंह से वापस लौटे श्रमवीरों की वापसी का जश्न है। ये 400 घंटे मौत से जंग के बाद 41 श्रमवीरों को मिली नई जिंदगी का जश्न है। ये रेस्क्यू टीम के हौसले और कभी हार न मानने की जिद का जश्न है। ये 41 श्रमवीरों के परिवारों में फिर से लौटी
खुशियों का जश्न है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में काम कर रहे श्रमवीरों के परिवार के लिए दिवाली की रात छाया गम का मातम आखिरकार 17 दिनों के बाद दूर हो गया। जैसे ही टनल में फंसे सभी श्रमवीरों को मंगलवार रात सकुशल बाहर निकाला गया, इनके परिवारों को फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल गया। 400 घंटे से ज्यादा का नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जब कामयाब हुआ तो टनल में फंसे 41 श्रमिकों के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के साथ ही मिठाई खाने और खिलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिलक्यारा टनल में झारखंड के गिरिडीह के श्रमिक विश्वजीत और सुबोध भी फंसे थे। जैसे ही उनके टनल से सकुशल निकलने की खबर आई तो बिरनी गांव में जश्न का माहौल हो गया। गांव वालों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल निगाह रख रहे थे और वो सीएम धामी से लगातार संपर्क में थे। छपरा के फंसे श्रमिक सोनू के टनल से बाहर आने के बाद उनके परिजनों ने पीएम मोदी और उत्तराखंड की सरकार को शुक्रिया कहा। ओडिशा के नाबरंगपुर में भी उत्तरकाशी में टनल से सुरक्षित निकलने पर गांव वालों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। वहीं यूपी के लखीमपुर में भी टनल से सकुशल लौटने पर श्रमिक मनमीत के परिजनों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। लखीमपुर खीरी के श्रमिक मनमीत की मां ने सरकार से टनल से सुरक्षित लौटे सभी श्रम वीरों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकाले गए सभी 41 श्रम वीरों को चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रम वीरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलियन मार्केट में आज रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 62,600 के पार पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोने में जोरदार तेजी की क्या वजह है, ये बताने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बिल्कुल, देखिए ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड का प्राइस इस लेवल पे पहुंचा है। और जब आप मार्केट में जाएंगे और आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए, तो आपको 10 ग्राम सोने के लिए जीएसटी के साथ 3% जीएसटी है गोल्ड के ऊपर, तो जीएसटी के साथ आपको करीब 64,500 का भाव गोल्ड के लिए चुकाना होगा। 64,500, जी हाँ, ये भाव आपको देने होंगे। और आज घरेलू वायदा बाजार में 62,600 की रिकॉर्ड ऊंचाई को गोल्ड ने पार कर लिया। जबरदस्त तेजी है। ग्लोबल मार्केट में $2,050 के करीब भाव पहुंच गया। ये सब इसलिए हुआ है, दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि 2-3 बड़ी वजह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई हैं और जिसने गोल्ड की कीमतों को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट दिया है। पहली वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है और डॉलर का इंडेक्स गिरकर करीब 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर का इंडेक्स इसलिए गिरा क्योंकि अमेरिका में इस बात की उम्मीद की जा रही कि अब शायद यहाँ से ब्याज दरें ना बढ़े और कुछ ऐसे ही संकेत फेड की तरफ से भी मिले हैं। इससे डॉलर वीक हुआ और डॉलर ही नहीं, जो ट्रेजरी यील्ड है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, उसमें भी गिरावट आई है। तो डॉलर का गिरना, यील्ड का घटना, ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है। गोल्ड में लोग बड़े पैमाने पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पिछले दिनों कुछ हल्की फुल्की गिरावट आई, उस गिरावट के बाद एक बड़ी बाइंग लौटी। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो ये कुछ बड़ी वजह है जिससे गोल्ड में तेजी आई है। और जो आज हमने बाजार के कई जानकारों से बात की, उनका मानना है कि जो अभी जो फंडामेंटल हैं गोल्ड के, वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इस बात की संभावना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो डॉलर की कमज़ोरी और बढ़ सकती है। तो लिहाजा ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए आगे भी सपोर्टिव रहेंगे और गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी वाली बात यह है, क्योंकि मार्केट ने बहुत तेज़ी से छलांग लगाई है। आप देखिए हफ्ते भर में 1,500 रुपये गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। तो लिहाजा जब बहुत रफ्तार से मार्केट ऊपर जाता है तो एक करेक्शन की गुंजाइश रहती है। मार्केट करेक्ट होता है मतलब नीचे आता है थोड़ा बहुत। लेकिन
अगर मार्केट यहाँ पर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं गोल्ड के, जो थोड़े लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं वो तेजी के हैं। और जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि आपको इसी साल, मतलब अब इस साल में करीब करीब 1 महीना ही बचा है, तो आपको 64,000 या उससे ऊपर का भाव भी दिख सकता है। केंद्र सरकार ने क्रिटिकल खनिजों के नीलामी का पहला दौर शुरू कर दिया है। आज से 20 क्रिटिकल खनिज ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। मोदी सरकार का मानना है कि यह अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने। अभी तक हमने 100 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किया है ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और जो आज हमने ऑक्शन कर रहे हैं उसका नेट वैल्यू है नियरली अबाउट 45,000 crores. Sir, anything you want to say? क्रिटिकल मिनरल का पहला ऑप्शन है। क्रिटिकल मिनरल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हमने क्रिटिकल मिनरल्स माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आइडेंटिफाई किया है। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने एक दूरदृष्टि रख के हम पहले से ही इसका प्लानिंग कर रहे थे। इसके कारण जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी हमको मिल गया है, अभी हम ऑक्शन भी कर रहे हैं। ये मोदी जी का एक खूबसूरती है, उनका काम करने का एक स्टाइल, तो जो बिना बोलते ही पहले पूरा प्लानिंग करके बाद में इसको लॉन्चिंग करना। ये तो क्रिटिकल मिनरल्स का कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं था, लेकिन 2-2.5 बरस से हमने जो काम किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो तो पहले ही हमने सबसे एजेंसी वगैरह से बातचीत करके तैयारी रखे थे रिपोर्ट वगैरह, और आज हम ऑक्शन कर रहे हैं। HAL साल 2025 तक फाइटर जेट निर्माण की क्षमता बढ़ाएगा। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक HAL 12 से 15 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फिलीपींस को बेच सकती है। ये डील करीब 2,200 करोड़ की हो सकती है। पूरी खबर की डिटेल दे रहे हैं अनुवेश रथ। हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि कल यानी कि 30 नवंबर को DAC की बैठक होने वाली है। DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। इसमें हमने 2 खबर ये पहले बताई थी कि 4 अक्टूबर और 20 सितंबर को कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स और हिंदुस्तानी सेना के लिए लगभग 160 प्लस हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे जाएंगे, जिसकी अनुमति इस DAC में मिलने की काफ़ी संभावना है। और उसी के साथ साथ जो एक 97 फाइटर जेट्स MK1 की जो ऑर्डर था, वो भी इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में नॉड मिलने की संभावना बताई जा रही है। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान को अपना इंडियन बिल्ट इंडिजनाइज सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने की भी अंदेशा बताई जा रही है, जो हिंदुस्तानी नौसेना को मिलेगी, जिसकी कुल कीमत लगभग 25,000 करोड़ होगी। इस डील में भले ही ये कोचिन शिपयार्ड को इस डील में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ BHEL, BEL और दूसरी जो तमाम छोटी नहीं दूसरी कंपनीज हैं जो सब्सिडरी की तरह इस डील में काम कर सकती हैं। बाजार में आज तूफानी तेजी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा उछलकर 66,900 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी 207 अंकों की शानदार तेजी के साथ 20,000 के पार क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी भी 685 अंक बढ़कर 44,566 के स्तर पर बंद हुआ। डिजिटल लेन देन में आई तेजी के साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड्स के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए करीब 70 लाख संदिग्ध फोन नंबर्स को ब्लॉक किया है। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी हुई एजेंसियों को भी पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया गया है। देश में ऑनलाइन लेन देन बढ़ने के साथ डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आए दिन डिजिटल जालसाज ठगी के नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डिजिटल ठगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले तो सरकार ने एक्शन लेते हुए साइबर ठगों के सबसे बड़े हथियार उनके मोबाइल नंबर को निशाना बनाया। सरकार ने ऐसे करीब 70 लाख फोन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इन संदिग्ध फोन नंबरों को ब्लॉक करने से करीब 900 करोड़ की जालसाजी पर लगाम कसने की बात कही जा रही है। फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी और बढ़ते डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर नकेल कसने की कड़ी में सरकार की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी ने एक अहम बैठक की। इसमें साइबर अटैक और डिजिटल फ्रॉड को रोकने संबंधी रणनीति पर चर्चा हुई।
बैठक में टेलीकॉम सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सीईओ और बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मकसद यही था कि कैसे कारगर तरीके से डिजिटल जालसाजों से निपटा जाए। सरकार ने न केवल बैंकिंग सिस्टम को सेफ और सिक्योर बनाने के साथ केवाईसी मानकों की समीक्षा करने पर जोर दिया, बल्कि वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर क्राइम से जुड़ी सभी एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ मिलजुल कर काम करने की बात कही। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए प्रोएक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग यानी पीआरएम की उपयोगिता पर भी बैठक में चर्चा हुई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के यूको बैंक के साथ 820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। हालांकि बैंक ने 679 करोड़ रुपए की समय रहते रिकवरी कर ली। इतनी बड़ी जालसाजी के मामले ने बैंकिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सरकार का कहना है कि ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं डिजिटल लैंडिंग ऐप को लेकर भी सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ किया है कि केवल उन्हीं डिजिटल ऐप्स को प्ले स्टोर में जगह मिले जो सरकार की सभी शर्तें पूरी करते हों। फिलहाल तो ट्रांजैक्शन के लिहाज से यूपीआई के इस्तेमाल में बेहद तेजी आई है। अकेले अक्टूबर में कुल 1414 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इसके जरिए 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई। ऐसे में जिस तेजी से ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए डिजिटल सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। वहीं लोगों को भी ओटीपी और फर्जी लिंक से जुड़े खतरों के साथ उन साइबर खतरों को भी समझना होगा जो आपके खाते को साफ कर सकते हैं। यानी जितना अवेयर रहेंगे डिजिटल फ्रॉड से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।